आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री 12वीं की किताब का चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल आ चुका है 2019 में और हो सकता है 2021 में भी इससे सवाल पूछा जाए। अब जरा मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से किसने उसको खोज निकाला और उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट विजयनगर एम्पायर को आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। शुरू करें आज का डिस्कशन। आज हम इंपीरियल कैपिटल जो विजयनगर है उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी जो है ये आपकी 14 से 16 सेंचुरी के बीच में घूमने वाली है। सबसे पहले तो हम जैसा कि देखते हैं ओवरव्यू में कि हमें क्या क्या सीखने मिलेगा, तो हम यहाँ पर विजयनगर की बात करेंगे, हम्पी की बात करेंगे, रायाज, नायकाज और सुल्तान्स के बारे में बात करेंगे, क्या सिचुएशंस थी इनकी, इनके बारे में समझेंगे, ये क्या होते हैं ये जानेंगे। जो राजा है और जो व्यापारी हैं उनके बीच के संबंध कैसे थे और उनका काम कैसा था विजयनगर में। विजयनगर की एपोजी मतलब सबसे ऊंचा चरम कब था इस एम्पायर का, और जब ये नीचे डिक्लाइन करती है, खत्म होने वाली होती है, तब क्या स्थिति होती है ये देखेंगे। विजयनगर के कैपिटल और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था उसके बारे में स्टडी करेंगे। पानी की व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, रोड कैसी थी, और जो किला बना था वो किला किस तरीके से बना था, सिटीज़ किस तरीके से बनाई गई थी इसकी बात करेंगे, और जो राजा के रहने की जगह थी, रॉयल सेंटर था, इसकी बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट कह सकते हैं आप, एक महत्वपूर्ण जगह है जिसको आप कहेंगे महानवमी डिब्बा। ये क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। कल्याण मंडपम क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। रोज टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, लोटस टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। स्कल्पचर्स और टेम्पल्स देखेंगे। अब कैपिटल किस तरीके से चुना गया उसकी भी चर्चा करने वाले हम कि विजयनगर को कैपिटल क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था। इसके अलावा एक खासियत है विजयनगर आर्किटेक्चर की कि गोपुरम और मंडपम्स में मंडप बहुत एलैबोरेट तरीके से बहुत सारे पिलर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब ये एलैबोरेट और यूज़ ऑफ पिलर बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और पैलेसेस, टेम्पल और बाज़ार को और प्रॉपर तरीके से जब आज के आर्कियोलॉजिस्टों ने ढूंढा है तो उसको किस तरीके से प्लॉट करा, उसकी डिज़ाइन और उसकी स्टडी कैसे की, इसके बारे में देखेंगे। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं, अभी तक कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सीधा सीधा अगर आप देखें तो विजयनगर एम्पायर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इनके जवाब ढूंढना बाकी है। ये एक अनसुलझी पहेली की तरह है अपने आप में। सबसे पहले तो आप विजयनगर का मायना समझिए। विजय का मतलब हम जानते हैं जीतना, विक्ट्री, और नगर मतलब होता है एक सिटी। तो जो विक्ट्री की सिटी है या फिर सिटी ऑफ विक्ट्री है उसका विजयनगर नाम है, और यही शहर का भी नाम था, और ये पूरी जो एम्पायर थी उसको भी विजयनगर एम्पायर कहते हैं। यहां पर आपको एक बात समझनी है टाइमलाइन की। जैसा मैंने आपको बताया था कि 14 सेंचुरी से ये शुरू होती है। ये कृष्णा रिवर के पास आपको देखने मिलेगी नॉर्दर्न एरियाज में, और ये साउथ तक फैली हुई थी। जो एक्सट्रीम साउथ है पेनिनसुला का, वहां तक आपको ये देखने मिलेगी। और ये ख़त्म कब होती है, ये 1565 आते आते तक ये जो सिटी है वो खाली हो जाती है, डेजर्टेड हो जाती है, ना बंदा बचता है ना बंदे की ज़ात। आप देखिए 17th और 18th सेंचुरी में फिर क्या होता है इसके बारे में लोग बात करते हैं। लोगों की जो स्मृति है, जो लोगों की बातें हैं, उनमें ये जिंदा रहती है। ये सिटी आपको देखने मिलेगी। जो कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब के आसपास लोग रहते थे वो इस सिटी की चर्चा करते थे, और इस सिटी को हम्पी नाम से जाना करते थे, जो कि नाम डिराइव किया गया है। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक देवी का मंदिर है पंपा देवी नाम से, उससे ये हम्पी नाम डिराइव किया गया है, और इस हम्पी नाम से इस विजयनगर सिटी को याद किया जाता था। इसके अलावा इस सिटी के बारे में खास कोई एविडेंस तो थे नहीं, इसीलिए जो भी चर्चाएं होती थी वो ओरल लेवल पे करी जाती थी, जहां वो जो भी पंडित हैं या फिर जो भी पुराने लोग हैं वो इन सब चीज़ों की चर्चा किया करते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, और इसके साथ मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि स्कॉलर्स को मदद करते हैं विजयनगर एम्पायर को रीडिस्कवर करने में। इस दीवार को ज़रा ध्यान से देखें। ये दीवार जो है वो विजयनगर एम्पायर की है। जो फोर्टिफिकेशन हुई होगी उस चीज़ को यहाँ पर देखने मिल रहा है। अब आप इस दीवार में क्या देख रहे हैं? आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन पत्थरों के बीच में कोई गारा नहीं है। गारा क्या होता है? गारा, मोटार। मोटार आपने सुना होगा, जो दो ईंटों के बीच में आप जो लगाते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में मसाला भी कहते हैं, जिसमें रेत होता है और सीमेंट होती है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी गारा नहीं मिलेगा। पुराने समय में चूना यूज़ किया जाता था, लाइमस्टोन यूज़ किया जाता था, यहाँ पर कहीं पर भी गारा नहीं है। सही मायने में इन पत्थरों को इस तरीके से काटा है कि ये एक दूसरे में फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये फंस गया।
अब ये कहीं नहीं जाएगा। इस तरीके से इस पूरी दीवार को बनाया जाता था। हल्की सी ये टेपर्ड दिखेगी आपको दीवार, हल्की सी इस तरीके की, जैसे किलों में आपको देखा होगा आपने, किले में हल्की सी टेपरिंग होती है। आप कभी रेड फोर्ट जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा हल्की सी दीवारें टेपर्ड होती हैं, वो टेपरिंग आपको यहाँ देखने मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर कोई भी मोर्टार जैसी चीज नहीं देखने मिल रही है। एक आदमी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बात है 1800 की, 1800 की, जब यहाँ पर एक इंजीनियर और एंटीक्वेरियन, एक आदमी जो संग्रह करता है एंटीक चीज़ों का या फिर एंटीक चीज़ों की तलाश में रहता है, इस तरीके का एक इंजीनियर जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये खोज करता है। ये सर्विंग करते हैं, मैप वगैरह बनाने का काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये इस चीज़ को खोज निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो विरूपाक्षा मंदिर के जो पुजारी थे या फिर पंपा देवी के जो पुजारी हैं, वो सारे अपनी पुरानी कहानियां बताया करते थे, और इसी वजह से धीरे धीरे इन्होंने विजयनगर एम्पायर को, विजयनगर सिटी को खोज निकाला कि यहाँ पर कोई पुरानी सिटी हुआ करती थी। ये बात है उससे 56 साल बाद की, 56 ईयर बाद। आप देखेंगे फोटोग्राफर्स रिकॉर्ड इकट्ठे करते हैं, धीरे धीरे इन रिकॉर्ड्स को स्टडी करा जाता है, और आसपास की जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनको भी स्टडी करा जाता है। जो मंदिर में इंस्क्रिप्शन है और आसपास की जगहों से इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनको स्टडी करा जाता है, और उनको स्टडी करने के बाद ये पूरी जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जाता है। ये पता लगता है कि यहाँ पर एक सिटी या फिर एक बड़ी एम्पायर थी जिसका नाम विजयनगर था। इसके अलावा क्या सोर्स थे, तो इसके अलावा आप देखेंगे तो हमने बात की थी कि पहले बहुत सारे ट्रैवलर्स आया करते थे, जो हमने 5th चैप्टर में चर्चा भी की है। तो ये ट्रैवलर्स जो थे ये अपने रिकॉर्ड छोड़ के गए थे। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज या फिर आसपास की जो लैंग्वेज हैं, जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी विजयनगर के बारे में। ये सारे भी काम आते हैं सिटी के बारे में, इस एम्पायर के बारे में जानकारी एकत्रित करने में। यहाँ पर देखिए हम्पी में ये जो है, ये उसी मंदिर का जो एक रथ बनाया गया है, उस रथ को 50 के नोट पे आप देख सकते हैं। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में तो आ ही सकते हैं, तो आप ये पढ़िए। बात करें हम कॉलिन मैकेंजी की, जो एक इंजीनियर और एंटीक इकट्ठे करने वाले, एंटीक के लिए बारीक नज़र रखने वाले आदमी थे। वो एक इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं और कार्टोग्राफर हैं। कार्टोग्राफर का मायना होता है जो आदमी मैप बनाता है। अब देखिए इनको काम क्या दिया जाता है, इनको काम दिया जाता है सर्वे करने का। ये सर्वे करते हैं, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया में इनको अपॉइंट करा जाता है 1850 में। ये धीरे धीरे सर्वेइंग करके जैसे ही ये पता लगाते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में साउथ में, क्योंकि पहले तो साउथ काफ़ी हैप्पीजार्ट सिचुएशन में था, जैसे ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है तो ये विजयनगर को स्टडी करते हैं। विजयनगर को स्टडी करके ये ज़्यादा अच्छे से पता लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे उस समय के कस्टम्स, उस समय किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करती थी, उन सब चीज़ों को पता लगा पाए। ये चीज़ें करने के लिए मैकेंजी इतनी मेहनत करते हैं, और मैकेंजी का सहयोग किया जाता है। देखिए किस्तनाती, ये किस्तनाजी जो उनके प्यून थे, ये इस पेंटिंग में आप देख पाएंगे किस्तनाजी एक प्यून और एक तेलुगु ब्राह्मण जो वेंटक लक्ष्मिया, अब ये जो नाम है वो एंग्लिसाइज कर दिया है, इसका कुछ और नाम होगा, और साथ में एक जैना पंडित भी आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आपको पंडित्स मिलेंगे, पंडित्स के साथ में वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी मदद से ये विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगाते हैं। बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो इनको हरियर और बुक्का, दो लोग हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया था। ये भी कैसे पता चलता है, ये जो एपिग्राफिक एविडेंसेस हैं उससे हमें पता चलता है कि ये दो लोगों ने इसको 1336 में एस्टैब्लिश किया था। आप देखिए अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन वाले लोग यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। और ये हरियर बुक्का के पीछे छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक इनको ले जाता है और इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर देता है। बाद में फिर इनको इस पूरे एरिया का, जो विजयनगर एम्पायर के आसपास का इलाका है, उसका कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जैसे ही धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसकी इतनी पागलपन वाली पॉलिसीज थी उसके बारे में आप जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के इनने अपना पूरा एम्पायर को कार्व आउट कर लिया था। ये सिनेरियो थी, जो तुगलक्स थे उनकी कमज़ोरी आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनका जो कंट्रोल था वो वीक हो रहा था, लूजन हो रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसा हमने पढ़ा भी है कि मुगल्स के केसेस में ऐसा हुआ था, जब मुगल एम्पायर वीकन हुआ तो छोटे छोटे एम्पायर्स जो हैं वो कार्व आउट कर लिए गए, लोगों ने अपने जो पर्सनल एम्बिशंस थे उनको फुलफिल कर लिया। उसी तरीके से जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक्स वीक होते हैं तो विजयनगर एम्पायर का जन्म होता है। आप देखिए लोकेशंस में तो आपको डेक्कन के एरिया में बहमनी किंगडम मिलेगा, जो सुल्तान है वो मिलने वाले हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न साइड में उड़ीसा के गजपतिस मिलने वाले हैं, और नीचे है विजयनगर।
तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि तीनों एक दूसरे से टसल करते रहेंगे, तीनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आप देखिए तो रिवर वैली भी है, इसी वजह से फर्टाइल एरिया है, तो क्रॉप ग्रोइंग के लिए एज वेल एज ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से इन तीनों जगहों में एक पावर के लिए टसल चलता रहेगा। अब हिस्टोरियंस विजयनगर एम्पायर कहते हैं, लेकिन सही मायने में इसको कर्नाटका साम्राज्य भी कहा जाता है, साम्राज्यमु। तो ये भी कहा जाता है विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्यमु। एक चीज मैंने बता दी। अब यहां पर ध्यान दें तो आपको बृहदरेश्वर टेम्पल के बारे में मैं ये दिखा रहा हूं। इस गेटवे को पहले आप देख लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए इस कार्विंग को, और वो सारी चीजें जो आपको एक पिक्चर में एनालाइज करनी चाहिए वो सारी आप यहाँ पर एनालाइज करिए। डिजाइंस देखिए, यक्ष यक्षिणी को देखिए, अलग अलग पेंटिंग्स देखिए, अलग अलग जो डेटीज हैं दिखाए गए हैं उनको ऑब्जर्व करिए। बात करें हम तीन चीजों की, एलिफेंट, हॉर्स और मैन की, तो गज, गज का मतलब होता है हाथी, तो गज पति मतलब होता है द हेड, या फिर आप कह सकते हैं लीडर, या फिर आप कह सकते हैं रूलर। तो जो हाथियों का लॉर्ड होगा, भगवान होगा, रूलर होगा, हेड होगा, उसको आप कहेंगे गजपति। तो गजपति कहाँ के थे? उड़ीसा के। सुल्तानों को अश्वपति माना जाता था, अश्वपति के नाम से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था, मुखातिब किया जाता था। और इसके अलावा जो मैन है उनके लीडर या फिर उनके लॉर्ड माना जाता था, तो उसको आप क्या कहेंगे? नर। मैन को संस्कृत में नर कहते हैं। तो नरपति माना जाता था विजयनगर एम्पायर के जो राजा हैं उनको, अश्वपति माना जाता था बहमनी किंगडम के सुल्तानों को, और गजपति माना जाता था या फिर एलिफेंट के लॉर्ड माना जाता था उड़ीसा के जो किंग थे उनको। तो ये तीन डिफरेंस आपको समझ पाए। अब बात करी जाए जिन जगहों पर विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था, वो पहले चोला या फिर होयसाला जो कर्नाटका के हैं उनके कंट्रोल में हुआ करता था। जो तमिलनाडु का इलाका था वो चोलास के कंट्रोल में था, और जो होयसाला का इलाका था वो, जो कर्नाटका का इलाका था वो होयसालास के कंट्रोल में था। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही गजब के मंदिर बनाए, जिसमें से एक बृहदरेश्वर टेम्पल है जिसके बारे में मैंने अभी दिखाया, जिसका जो फ्रंट गेटवे है वो मैंने आपको दिखाया था। उसके साथ आप देखें चिन्नकेश्वर टेम्पल बेल्लूर में जो बनाया गया है होयसालास के द्वारा, या फिर होयसलेश्वर जो टेम्पल बनाया गया। तो इस तरीके का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पहले से ही वहां पर मौजूद था, और उसी लीनियज को आगे बढ़ाते हुए विजयनगर एम्पायर ने अपना भी आर्किटेक्चर डेवलप किया, अपना ट्रेडिशन जो है उसको डेवलप किया। अब बात करें, अगर इतनी बड़ी एरिया में ये कंट्रोल चाह रहे हैं, ऊपर दो दो दुश्मन हैं, डेक्कन में आपने देखा और ईस्ट में उड़ीसा के गजपति हैं, और इस तरफ आप बहमनी किंगडम है। तो विजयनगर एम्पायर को अगर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो इनको चाहिए आर्मी, वो भी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। आर्मी के लिए चाहिए घोड़े, क्योंकि कैवलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी आर्मी में। और ये घोड़े कहाँ से आएंगे? ये घोड़े आएंगे अरब से या फिर सेंट्रल एशिया से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टैंडिंग आर्मी के लिए। इसमें आप देखेंगे तो जो अरबी घोड़े हैं या फिर अरबियों से जो व्यापार करते थे, तो एक लोकल कम्युनिटी थी मर्चेंट्स की जो ये काम किया करती थी, जिनको कुदरई चेटियार्स कहते थे। कुदरई या कुदरे मुख आपने सुना होगा, कुदरे मुख माइंस सुनी होंगी। कुदरे कर्नाटका में कुदरे मतलब होता है घोड़ा, कुदरे मुख मतलब घोड़े के मुंह जैसा, तो कुदरई मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स मर्चेंट जो होते थे उनको कुदरई चेटीस कहते थे। और तेलुगु में आप देखेंगे तो घोड़े को कहा जाता है गुर्रम। तो कुदरे या फिर इस तरीके से आप शब्द इसलिए भी याद रखें क्योंकि कभी ना कभी मिडिवल में आपको क्रैक करने आ जाते हैं। अगर आपको की टर्म्स पता हैं कहीं से भी, चाहे तेलुगु या कन्नड़ के, तो वो एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो कुदरे चेटीस हुआ करते थे जो घोड़े का व्यापार किया करते थे अरबियों के साथ। अब आप देखिए यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है। इसी समय पे 1498 के आसपास आपको पता है कौन आ गए थे? पुर्तगाल से लोग आ गए थे, पोर्चुगीज आ गए थे, वास्को डी गामा आ गया। अब वास्को डी गामा आते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, आपको पता है कैलिकट, कोचीन, ये सारे इलाकों में ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ये व्यापार चालू करेंगे और अपना मिलिट्री स्टेशन भी यहाँ पर बना लेंगे। खासियत ये थी कि पोर्चुगीज अपने साथ मस्कट लेके आए, जो बंदूक हुआ करती थी, उसमें आपको पहले गन पाउडर भरेंगे, फिर उसमें छर्रा डालेंगे और फायर कर सकते थे, वो चीज़ ये लेके आते हैं। साथ में धीरे धीरे ये इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे आपको देखने मिलते हैं। ये बहुत सारी जगहों को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं। तो पोर्चुगीज भी कहीं ना कहीं सीन में आ गए थे। उस समय विजयनगर क्या कर रहा था? तो उस समय विजयनगर व्यापार करता था कपड़े का, मसालों का, और बहुत ही आभूषण, ज़्यादा महंगे जो पत्थर और आभूषण होते हैं, जैसे कि आपका एमराल्ड हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग जो रूबी और भी पत्थर होते हैं, उनका व्यापार किया करता था। आप देखिए इतने ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन होने के बाद भी आपको देखने मिलेगा कि विजयनगर में शांति थी, प्रॉस्पेरिटी थी, व्यापार अच्छा खासा होता था।
एग्जॉटिक गुड्स बेचे जा रहे हैं, महंगे पत्थर और ज्वेलरी भी अच्छी खासी व्यापार हुआ करती थी। जो सिटी है वो बढ़िया फल फूल रही थी। यहाँ पर राजा कृष्णदेव राय अपनी एक किताब है अम्युक्त मल्यदा, ये तेलुगु में लिखी गई है। अम्युक्त मल्यदा में ये कहते हैं कि एक राजा का ये कर्तव्य है कि जो भी बाहर से व्यापारी आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, उनसे बिजनेस करा जाए और उनका जो भी सामान है अगर उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या सही मुनाफा मिलेगा तो वो सामान जो वो आपको बेचने आए हैं वो दुश्मन तक नहीं पहुंचेगा। चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो या फिर कोई भी सामान बेचने के लिए हो, वो सारी चीज़ों में अगर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर प्रॉफिट्स मिलेंगे तो वो और कहीं नहीं जाएगा। साथ में कहते हैं कि अगर कोई आदमी रास्ता भटक जाए या फिर कोई फॉरेनर सेलर जो है वो थक जाए, स्ट्रॉम में परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसका भी सही तरीके से ख्याल रखना एक राजा का कर्तव्य है। इस तरीके से अपनी किताब में लिखते हैं। तेलुगु में अम्युक्त मल्यदा, ये किताब याद रखना है, सवाल आ जाता है इससे। इससे ये समझ में आता है कि जो राजा है वो राइटर भी थे अपने, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए शुरुआत जो होती है डायनेस्टी की, इसमें आप देखें विजयनगर एम्पायर में पहली डायनेस्टी जो आती है उनका नाम था संगम। ये संगम जो है ये 1485 तक कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखते हैं। फिर सलुवाज आ जाते हैं। ये सलुवाज जो है, सलुवाज रहेंगे 1503 तक और इसके बाद आएंगे तुलुवाज। ये तुलुवाज डायनेस्टी में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है वो है कृष्णदेव राय। इनके रूल के टाइम पे आप देखने वाले हैं कि जो एम्पायर है उसकी बाउंड्रीज एक्सपैंड करेंगी, साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप होगा, कंसोलिडेशन भी आपको देखने मिलेगा। इसी समय की बात है, कृष्णदेव राय के समय ही में जो रायचूर दोआब था वो विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल में था। मतलब जो तुंगभद्र और कृष्ण नदी का जो दोआब है, जो फ्लोइंग एरिया, जो बेसन एरिया, वो पूरा विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल में था। इसके साथ आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो उड़ीसा है उसको भी सबड्यू कर दिया था। इसके साथ सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी बहुत सारी लड़ाइयों में इन्होंने हरा दिया था, तो उनके भी जो हालात थे वो कमज़ोर हो गए थे। आप देखिए एक तरफ जो किंगडम है वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में रह रहा है क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर में अभी तक इश्यूज चल रहे हैं। इसके बावजूद भी जो प्रोस्पेरिटी और शांति है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आसपास आप और किसी जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं देखने वाले हैं। कृष्णदेव राय को बहुत सारी जगहों पे क्रेडिट्स दिया जाता है गजब के मंदिर बनाने के लिए। इनमें खासियत आप देखेंगे तो जो गोपुरम बनाए जाते थे वो गोपुरम बहुत शानदार बनाए जाते थे। अब गोपुरम क्या है ये मैं समझा दूं। इवन दो हमने 11th क्लास के 6th चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है, तो मंदिर की जो बाउंड्री होती है जिसमें एक एंट्री का गेट होता है, वो एंट्री का गेट कहलाता है गोपुरम। तो एंट्री गेट्स जो होते हैं, गोपुरम जो होते हैं साउथ के मंदिर में, द्रविडियन मंदिर में, वो काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से विजयनगर एम्पायर में बनाए जाते थे। आप देखें एक इन्होंने अपनी मदर के नाम पे भी या मदर की याद में भी एक मंदिर बनाया था जो नगलपुरम के नाम से जाना जाता है, जो विजयनगर के पास में है। इसके साथ में और भी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस आपको देखने मिलते हैं जब इस तरीके के मंदिर हम स्टडी करते हैं। तो जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ होती है 1529 में, उसके बाद से सक्सेसर की लड़ाई शुरू होती है और सक्सेसर की लड़ाई होने के साथ में जो मिलिट्री चीफ्स हैं वो इस समय का फ़ायदा उठा के अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने लगते हैं। बाद में जो लीनेज है वो तुलवास से अराविदूस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो संगम के बाद कौन आए? संगम के बाद सुलवास आए, फिर तुलवास और उसके बाद तिलवास के बाद अराविदूस आ गए। ये अराविदूस जो है वो एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक पावर में रहेंगे और उसके बाद जो विजयनगर एम्पायर है उसका नाम इतिहास से मिट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे सिचुएशंस कैसे शिफ्ट हो रही हैं। जो डेक्कन में सुल्तान है वो आसपास के जो उसके सल्तनत या फिर आसपास के जो किंगडम्स हैं उनके साथ हाथ मिला के विजयनगर के ऊपर हमला करेंगे और विजयनगर को ये खाली करवा देते हैं। यहाँ पर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा तीनों की जो सल्तनत थी मिल के विजयनगर को लड़ते हैं और उसके बाद विजयनगर हार जाता है। विजयनगर की कहानी खत्म हो जाती है और इसके बाद जो अरविदु हैं ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं पेनुकोंडा की तरफ, जो तिरुपति के पास में आज के समय में। ये चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, ये सारी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, विजयनगर सिटी को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए चंद्रगिरी के पास में यहाँ शिफ्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर थे कहीं तुंगभद्रा के पास में ये विजयनगर था और ये जब सारा हार जाते हैं तो ये जो श्रिंक होके चंद्रगिरी के पास आज जो जहाँ पर तिरुपति है वहाँ पर ये अराविदु डायनेस्टी श्रिंक होकर रह जाती है। आप देखिए जो आर्मीज़ हैं, चाहे सुल्तान की बात करें या फिर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें, ऐसा देखने को लगता है कि जैसे ये हमेशा अपने एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन सही मायने में ये एक अच्छा खासा रिलेशन या फिर एक एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट डेवलप करके रखे थे।
जैसे आप देखेंगे तो कृष्णदेव राय है, कभी सक्सेशन के डिस्प्यूट्स होते थे तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस निकाला करते थे। एक तरफ जब कृष्णदेव राय की डेथ हुई थी उसके बाद सल्तनत जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है उनने सक्सेशन का जो इशू था, जो डिस्प्यूट था विजयनगर में, उसको सॉल्व करने में मदद की थी। तो इवन दो जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेंथ तो थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि हमेशा तलवार खींची रहती हो। बहुत सारे डिस्प्यूट और स्टेबिलिटी के लिए भी, डिस्प्यूट सॉल्वर स्टेबिलिटी के लिए भी काम किया जाता था, चाहे सल्तनत की तरफ से विजयनगर के लिए या फिर विजयनगर की तरफ से सल्तनत के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पर आप फिर से ये मैप में देखिए, ये सिचुएशन थी और यहाँ पर ये अहमदनगर, बेदार और बीजापुर तीनों ने मिलके, ये पूरा गोलकोंडा का इलाका, अहमदनगर, बीजापुर ने तीनों ने मिलके जब विजयनगर पे हमला किया था, उसके बाद विजयनगर जो है वो कमज़ोर हो गया था और आपको देखने मिला कि जो तिरुपति के पास में चंद्रगिरी का इलाका है वहाँ पर ये कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। बात करें हम ज़रा इनके चीफ्स की, तो जो मिलिट्री के चीफ्स हैं उनका क्या काम हुआ करता था? उनका ये काम है कि जो फोर्ट्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स जो बनाए जाएंगे उनको ये कंट्रोल करेंगे, साथ में आर्म्ड सपोर्ट देंगे, जो सोल्जर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जो चीफ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाँ पर भी पीसेंट्स वगैरह हैं, फर्टाइल लैंड के लिए अगर पीसेंट्स जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके साथ में ये चीफ भी जाया करते थे। अब ये जो चीफ हैं या तो ये तेलुगु भाषी थे, तेलुगु बोलते थे या कन्नड़ बोलते थे, और जो नायकाज हैं ये ऐसे लोग थे जो अपनी अथॉरिटी या जो एलिजेंस है वो किंग को देते थे कि हम आपके सर्वेंट हैं, और जो पूरी मिलिट्री एक्शंस हैं वो पूरे किंग के अंडर में ही हुआ करते थे। यहां पर आपको देखने मिलेगा एक शब्द जो है अमर नायकाज, जो कि यूनिक है और पॉलिटिकल इनोवेशन है विजयनगर एम्पायर का। ये जो अमर नायकाज हैं इसको आप दिल्ली सल्तनत के एकता सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। अब अमर नायकाज में आप एक चीज समझिए, ये क्या किया करते थे, पहले तो इनको एक टेरिटरी दे दी जाती थी जो इनको गवर्न करनी है, वहां से ये टैक्स वगैरह इकट्ठा करेंगे, पीसेंट, क्राफ्टमैन, ट्रेडर, इन सब से टैक्स इकट्ठा करेंगे, ये सारा काम इनका हुआ करता था। और किंग भी अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं एक्सरसाइज किया करते थे अमर नायकाज पे। चाहे आप देखें मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल है, इरिगेशन है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो सारा अमर नायकाज का काम होगा। और किंग अपना कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उनको कभी ट्रांसफर कर दिया या फिर उनको ट्रांसफर ना करके उनसे वो चीज़ छीन ली, या फिर जो पावर है वो उसको छीन भी सकते थे। अमर नायकाज को हमेशा अपनी तरफ से गिफ्ट्स भेजने पड़ते थे, या जो भी वो पैसे इकट्ठे करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो भेजेंगे, और साल में एक बार आके उनको अपनी जो लॉयल्टी है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा किंग को गिफ्ट देकर। आप देखिए जैसे 17वीं सेंचुरी आने वाली है तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लेंगे नायकाज। क्यों बना लेंगे? क्योंकि जो सेंट्रल पावर है वो वीक हो रहा था, और जब सेंट्रल पावर वीक होता है तो लोग अपने अपने एम्बिशंस इकट्ठे कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर अमर नायकाज जो हैं उनको आप संस्कृत का जो वर्ड है समारा, जिसका मतलब होता है लड़ाई या वॉर, उससे भी रिजेंबल कर सकते हैं, और पर्शियन वर्ड है अमीर जिसका मतलब होता है नोबल, उससे भी आप रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एकता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत का था उससे अमर नायकाज का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे हम विजयनगर की बात कर रहे थे, उसमें जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो बिल्डिंग स्टाइल है, ज़रा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि नदियाँ बीच में से निकल रही हैं, नदी के इलाके से इसको बनाया गया है, तो इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। अब हमें इस सिटी के बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं, चाहे आप निकोलो डी कॉन्टी जो इटली से आते हैं उनकी बात करें, अब्दुल रज़ाक की बात करें, जो कैलिकट में पहुंचते हैं, पर्शिया का राजा उनको कैलिकट भेजता है और कैलिकट से विजयनगर आते हैं, या फिर एक रशियन जिनका नाम था अफनासी निकितिन, इनकी बात करें। इसके अलावा आप देखेंगे दोर्ते बारबोसा, डोमिंगो पीस और फर्नाओ नुनिस, इस तरीके से बहुत सारे लोग पोर्चुगीज जो थे वो भी आए 16वीं सेंचुरी के आसपास। तो सिटी के बारे में बहुत सारे इन्होंने अपने ट्रैवल रिकॉर्ड दिए, जिससे समझ में आता है कि सिटी कितनी ज़्यादा मैग्निफिसेंट और बड़ी होगी। इनमें एक ट्रैवलर हैं जिनका नाम है डोमिंगो पीस। ये कहते हैं कि ये सिटी इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए मुझे एक ऊंचाई पे जाना पड़ा। जब मैं एक ऊंचे हिल पे, एक ऊंची पहाड़ पे चढ़ा, उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी सी ही सिटी दिख रही थी। ये सिटी बहुत बड़ी है और ये पहाड़ों के बीच में बनी है, इसीलिए इसको एक बार में देखना बहुत कठिन है। इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको तालाब भी देखने मिलेंगे, बहुत सारे गार्डन्स भी हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे आपको पेड़ देखने मिलेंगे, कैनाल्स हैं, वाटर इरिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से लिखते हैं। और डोमिंगो पीस कहते हैं ये जो सिटी है ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये रोम की सिटी जो है उससे भी बड़ी है, जो रोमन सिटी है उससे भी बड़ी है। इस तरीके की बातें करते हैं। ज़रा हम बात करें वाटर की, तो आपको पता है ये जो इलाका है ये एरिड रीजन में आता है। एरिड रीजन में आता है, साथ में यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर के आपको पहाड़ देखने मिलेंगे।
और ये ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़ इस तरीके से थे शहर के, जैसे कमर बंद होता है उस तरीके का एक डिज़ाइन फॉर्म होता था इन ग्रेनाइट के पत्थरों के द्वारा। जो तुंगभद्रा नदी है वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में थी यहाँ पर, और यहाँ से आपको चाहिए क्या कि पानी की सप्लाई बनी रहे। और पानी की सप्लाई बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे, रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे, और उन रिजर्वायर्स से लेक में या फिर कैनाल के सिस्टम के थ्रू सिटी में पानी आएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टैंक बनाया जाता है जिसका नाम है कमलापुरम, और ये कमलापुरम जो टैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ में और भी इस तरीके के वाटर टैंक्स थे जो इरिगेशन के लिए भी काम आते थे, और इनको चैनलाइज कर दिया जाता था, तो जो रॉयल सेंटर्स हैं वहाँ पर भी पानी ले जाने का काम यही किया करते थे। यहाँ पर एक और चर्चा बताते हैं, ये डोमिंगो पीस जो है ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजा जाता था। जो राइस फील्ड है उनमें भी पानी जा रहा है, और भी बहुत सारे इलाकों में पानी पहुंचाने का काम किया जाता था इन चैनल्स के द्वारा। इन टैंकों का किस तरीके से यूज़ किया जाता था ये बता रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो वाटर सिस्टम है उसका नाम है हिरिया कैनाल। अभी हिरिया कैनाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और ये इसके बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं। जब आर्कियोलॉजिस्टों ने यहाँ पर खुदाई की उसके बाद अवशेष मिले कि हाँ इस तरीके का कोई वाटर का सिस्टम हुआ करता था, चैनल था जिससे पानी पहुंचाया जाता होगा। ये जो कैनाल है ये पानी लेता था तुंगभद्रा रिवर से, और ये पानी जो तुंगभद्रा रिवर से लेगा वो जो वैली में जितने भी खेती वाले इलाके थे वहां पर पानी पहुंचाएगा। साथ में जो मंदिर है, सीक्रेट सेंटर है, और अर्बन एरियाज जो हैं, अर्बन सिटी है, वहां तक पानी पहुंचाने का काम ये हिरिया कैनाल करता था। और ये बनाया कब गया था, ये संगम डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और संगम डायनेस्टी मतलब जब जो एम्पायर है उसकी शुरुआत होती है, जो पहली डायनेस्टी थी जो 1485 तक रूल करती है, उसके द्वारा ये हिरिया कैनाल एस्टैब्लिश किया गया था पानी की सप्लाई के लिए। बात करें ज़रा सा हम फोर्टिफिकेशन और रोड्स के बारे में, तो अब्दुल रज़ाक जो पर्शिया से कैलिकट आते हैं, जिसको कोड़िकोड कहते हैं आज के समय में, आप देखें 15 सेंचुरी में ये जो फोर्टिफिकेशन का सिस्टम था इससे काफ़ी इंप्रेस थे। ये बताते हैं कि 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी। मतलब आप देखिए 1 2 3 इस तरीके से फोर्टिफिकेशन होता है। यहां पर ये बताते हैं कि जो खेती का भी जमीन थी वो भी इस फोर्टिफिकेशन के अंदर आती थी, मतलब जो किला है उसके अंदर ही खेती थी। ये गजब की बात है, ये यूनिक एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने अगर पद्मावती देखी हो या फिर और भी कोई पिक्चर देखी हो तो आपको समझ में आएगा कि फोर्टिफिकेशन की जो व्यवस्था होती है वो फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था कि बाहर खेत हुआ करते हैं, लेकिन विजयनगर में ये खासियत है कि जो खेत हैं उनको भी फोर्टिफाई कर दिया गया है। बल्कि आप ये बात मानिए खेत जो होते हैं वो छोटे मोटे नहीं है, तो अगर उनको फोर्टिफाई करना है तो लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है। यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जो मैसनरी की तरफ, जो पत्थरों से बनी हुई बड़ी बड़ी दीवारें हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं, और बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स को बिना किसी मोटर के द्वारा वेज शेप में काट काट के इनको जिगसॉ पजल के तरीके से फंसा दिया गया है। इसके साथ में आपको बैशन देखने मिलेंगे, रेक्टेंगल तरीके के छज्जे देखने मिलेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में, वो भी आपको विजयनगर एम्पायर में देखने मिलेंगे। यहां पर अब्दुल रजाक और क्लैरिफाई करते हैं, ये कहते हैं जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वॉल है यहां पर आपको कल्टिवेबल फील्ड, जहां पर चावल उगाया जा रहा है और फिर खान पान की चीजें उगाई जा रही हैं, खेती हो रही है, उसके साथ में आपको गार्डन और घर भी देखने मिलते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे आप पहली फोर्टिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको खेत दिखेंगे, और अंदर आएंगे तो गार्डन दिखेंगे, और अंदर आएंगे तो आपको हाउसेस दिखेंगे, और अंदर आएंगे तो आप रॉयल पैलेस देख पाएंगे। जो डोमिंगो पी हैं वो भी यही चीज़ कहते हैं कि जो पहला सर्किट है, जब आप सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा इलाका जो है वहां पर आपको खेत देखने मिलते हैं जिसमें चावल की खेती की जा रही है। उसके बाद आपको गार्डन देखने मिलेंगे और बहुत सारा पानी की व्यवस्था देखने मिलेगी। 2 तालाब भी आपको वहां पर मिलते हैं, ये डोमिंगो पीस हमें बताते हैं। ये देखिए, मैं आपको हिरिया कैनाल के बारे में बता रहा था, तो उसके अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तुंगभद्रा से किस तरीके से पानी को सीक्रेट सेंटर तक ले आया जाता था, और अर्बन एरिया जो है जहाँ पर रिहायशी इलाका होगा, सिटी होगी, वहाँ तक पानी को लाया जाता था। ये यहाँ पर चैनल के सिस्टम से आप देख पा रहे हैं। ये जो एक्वाडक्ट का सिस्टम है ये रोम में भी यूज़ किया जाता था, और वही चीज़ आपको विजयनगर एम्पायर में देखने मिल रही है जो संगम डायनेस्टी ने बनाकर रखी थी। अब बात करें हम, जो फोर्ट्स हैं वो पहले के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर शहर को या किसी राजा को या किसी साम्राज्य को जीतना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका था कि आप उसके किले के चारों तरफ किलाबंदी कर दीजिए। ना कोई अंदर जा पाएगा, ना कोई बाहर आ पाएगा। अंदर का जो खाना है वो जैसे ही खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देंगे। राजस्थान के बहुत से ऐसे किले हैं जो आपने सुने होंगे, जो बहुत सारे महीने रह लेते हैं बिना बाहर जाए या बिना
आप बाहर से कोई चीज़ हेल्प लेने का या बाहर से कोई खाना वाना की व्यवस्था करने का, क्योंकि अंदर उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। विजयनगर की खासियत ये थी कि खेती भी अंदर ही हो रही है, तो उनको ग्रेनरी की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो सालों तक अंदर ही अंदर रह सकते हैं, फोर्ट के अंदर रह सकते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट विजयनगर में किया गया था। इवन दो ये काफ़ी एक्सपेंसिव तरीका था, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी थी वो एक ऐसी थी जिससे एग्रीकल्चरल बेल्ट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और जो फोर्ट है वो अच्छी सेनाओं का पेशेंस चेक कर सकता है। कोई भी अगर किलाबंदी करेगा तो 1 साल तो किले के बाहर वो बैठने नहीं वाले, उतने में तो उनका साम्राज्य कोई और ले जाएगा। आप देखिए ये किला जीतने में अपने आप में कितनी कठिनाई होती है अगर कोई भी राजा कोशिश करता तो। इसके बाद हम देखें सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है, इसमें आप देखिए इनर कोर आता है, जो अर्बन कॉम्प्लेक्स आते हैं वो आ जाते हैं। थर्ड लाइन जो है उसमें रॉयल सेंटर आएगा, और रॉयल सेंटर में आप देखेंगे तो अपने आप की ऊंची दीवारें हुआ करती थी रॉयल सेंटर के पहले। रॉयल सेंटर आपको कैसे पता चल जाएगा? आपको पता चलेगा बड़ा सा गेटवे देख के, और गेट के पास में आपको गार्ड्स भी दिखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी जो रोडें हैं सिटी की, वो एक दूसरे से बढ़िया तरीके से लिंक्ड भी हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी गई, आर्कियोलॉजिस्ट जब ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं, तब जाके उनको फोर्टिफिकेशन के बारे में पता चलता है। यहाँ पर देखिए जो फोर्टिफिकेशन है इसमें आपको आर्चेस देखने मिल रही हैं। ये आर्च का सिस्टम जो है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का संगम देखने मिलता है। किस तरीके से ये जो टर्किश सुल्तान्स हैं उनने जो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था, उसमें लोकल एस्पेक्ट्स को मिलाकर इस तरीके के गेटवेज डिज़ाइन करे गए। ये देखिए ऊपर आपको डोम भी दिख रहा है। ये डोम बनाया गया है, और डोम के साथ और भी जो चीज़ें होती हैं, पेंडेटिव्स होते हैं, और भी इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं, ये आप देखेंगे। ये जो आर्चेस बनाई गई हैं, ये जो मेसोनरी है, ये सारी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक जीता जागता नमूना है। इसके अलावा आप देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया कि ये सिटी होगी, या फिर ये रॉयल एरिया होगा, ये सेक्रेट एरिया होगा, ये कल्टिवेबल एरिया होगा, या फिर रोड्स वगैरह का पता इन्होंने गेटवे को देख के ही लगाया। जो गेटवेज हैं, गेटवे से ही होके रोड्स निकलती होंगी, तो टेम्पल से उन्होंने रॉयल एरिया को जोड़ दिया, और बीच में जो रोड थी अगर उनको रोड मिल गई तो वो एक एक करके, मतलब उन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया, और ये पूरा जो एक प्लॉट था जिसपे विजयनगर का शहर बसा होगा उसके बारे में पता लगा लिया। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है फोर्टिफिकेशन तक की। इसके आगे की चर्चा जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। चैप्टर 7 का पार्ट 1 यहीं तक। आपसे मैं मिलूंगा पार्ट 2 में चैप्टर 7 के डिस्कशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।